अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मोशन का जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है उसका ये तीसरा लेक्चर है। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, पेपर में आया हुआ है, 2 दफ़ा पूछा जा चुका है बाकायदा, इस वाले से ज़रा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम उसका सिर्फ जो टेक्स्ट है मतलब थ्योरी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, इसके कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायग्राम्स। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम रेंज, ये चीज़ें हम देखेंगे। जहाँ तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ताल्लुक है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे शेयर्ड हैं। यहाँ पे मैं उनको नहीं लेकर आया, तो वहाँ पे आप नोट्स से उनको न्यूमेरिकल को देखिएगा और अगर कोई मसला होगा फिर मुझसे आप कंसल्ट कर सकेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है। पहली बात, अंडर ग्रेविटी फ्री मोशन होती है, यानी ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ना लग रही हो। अगर आप किसी बॉल को हिट करते हैं बैट से और उसके बाद वो बॉल हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, अब ये सिर्फ ग्रेविटी के तहत मूव कर रहा है, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो इस मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जहाँ तक प्रोजेक्टाइल का ताल्लुक है, प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसको हम थ्रो करते हैं मेकिंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। लेकिन ये एंगल आमतौर पर 90 डिग्री के इक्वल हम नहीं लेते ओरिजिनली। अगर 90 के इक्वल लेंगे तो वो वर्टिकल मोशन होगी, उसे कहेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, वो आप 9th 10th के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना है। मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल को। बॉल है, किक बाय अ प्लेयर, ठीक है जी। क्रिकेटर के थ्रू जो बॉल थ्रो किया जाएगा, बुलेट को फायर किया जाएगा, बॉम्ब को जो ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम एन एरोप्लेन, सब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं एक प्लेन है वो उड़ना शुरू कर देता है अपने एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंजन फिट है जो उसको उड़ा रहा है। लेज़र गाइडेड मिसाइल भी प्रोजेक्टाइल नहीं होता। फ्री मोशन की हम बात कर रहे हैं, जिसे एक दफ़ा हमने पुश कर दिया उसके बाद उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन अगर हम कंसिडर कर लें के तहत मूव करते हुए जहाँ भी उसने जाना है वहाँ जाके पहुँचेगा। डायग्राम के हवाले से देखते हैं जी, इसको देख लेते हैं। ये डिफरेंट डायग्राम्स मैंने ड्रॉ यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर आपके पास ये पहली जो डायग्राम है इसको अगर आप देखें, प्रोजेक्टाइल है आपके पास, इसको अगर आप थ्रो कर रहे हैं मेकिंग सम एंगल थीटा, तो आप देखेंगे वेलोसिटी है। वेलोसिटी के बनते हैं 2 कंपोनेंट। जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो उसका मतलब है जितने भी हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब के हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स और एक वाई। टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है। लेट्स सपोज है यहाँ पर जो एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, हम थीटा में लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये थीटा एंगल आ गया। अब इसका एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है। यू कैन सी एक्स कंपोनेंट इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है मुसलसल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, चाहे आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएँ, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन आपका जो एक्स कंपोनेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात आपने जहन में रखनी है। अगर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये भी आपको बात याद रहनी चाहिए कि अगर आप एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगा। नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी जो वाई कंपोनेंट है ये मुसलसल चेंज हो रहा है। यहाँ वाई कंपोनेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉन्चिंग पे और हीटिंग पर, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इस जगह जाकर देख सकते हैं वाई कंपोनेंट 0 हो गया है। इससे बॉडी मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी। तो जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है इसका जो वाई कंपोनेंट है डिक्रीज़ कर रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वाई कंपोनेंट 0 हो गया। सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से बॉडी फर्दर मूव करेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये इसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है दिस वन, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। ये वर्टिकल हाइट कहलाएगी, हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की नीचे की डायग्राम में ये बात वाज़ेह अंदाज में लिखी हुई है कि कब कौन सा कंपोनेंट 0 हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल का एक और केस होता है, आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करती है। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होती हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। वेलोसिटी के हवाले से एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट v0x, जिससे आप vi(x) पढ़ा करते थे, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो
जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसको सामने रखें तो ये वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी अगर आप लेंगे, इट मीन्स अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इस केस में इसको मैं प्लस लूँगा, ये बात नोट कर लें, ठीक है जी। माइनस तब लेंगे इस केस में हम इसको नेगेटिव लेंगे इस केस में, तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात। जहाँ तक वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की मेन इक्वेशन तो आपके पास ये होती है, लेकिन अगर आप इसको पहले केस के हवाले से देखेंगे ना, वाई कंपोनेंट को पहले केस के हवाले से, तो याद रखिएगा ये है y इज़ इक्वल टू, इस y नॉट को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है जी। v नॉट y, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, सी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहले केस के हवाले से इस y डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर आप इस केस के हवाले से बात करेंगे तो वो अभी हमने कैलकुलेशन करनी है, उसको डिटेल में अभी पढ़ लेंगे। वो आपका y कंपोनेंट ये है, x कंपोनेंट ये है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट व्हेन द बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम डाउनवर्ड, ये है अप से डाउन, इसलिए यहाँ मैंने g पॉजिटिव लिया है, इधर नेगेटिव चलेगा। अब सबसे पहले जो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे ना, वो हमारे पास एक और चीज़ है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऑब्जेक्टिव के हवाले से। आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल डिफरेंट एंगल पे फेंका गया है, यहाँ इसका एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल कुछ और है, लेकिन रेंज आप देख सकते हैं बराबर आ रही है। हर वो दो एंगल 90 के अंदर हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, जिनकी एडिशन का आंसर 90 डिग्री आ जाए, उनके ऊपर रेंज बराबर होती है। इसका मतलब है जैसा ये आपको दिखाया गया इसमें, ये 30 डिग्री 60 डिग्री पे रेंज बराबर है, सबसे मैक्सिमम 45 पे होती है। चाहे आपका प्रोजेक्टाइल इन द डायरेक्शन ऑफ एयर जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे ही रहती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आगे भी डायग्राम में मुख्तलिफ एंगल्स दिए हुए हैं, जिसका ये 15 डिग्री आप देख सकते हैं, ये जो रेंज दी है ना, ये 15 और 75 डिग्री के लिए है, ये 60 और 30 के लिए है, और ये 45 मैक्सिमम रेंज को शो कर रही है। अब आप आ जाएँ, इसका जो एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक शेप की होती है, हमने बाकायदा इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको x और y कंपोनेंट चाहिए, पोजीशन वेक्टर के x और y कंपोनेंट, वो बना के उन एक्स वाई कंपोनेंट की शक्ल में आपने इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है कि जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी एक कंपोनेंट आपका वेरिएबल स्क्वायर में होगा और एक विदाउट स्क्वायर होगा, तो ये पैराबोलिक शेप बनती है। इस तरह की कोई इक्वेशन हमारे पास आनी चाहिए। ये काम करने के लिए प्रोजेक्टाइल हमने लेट किया, उसको थ्रो किया है एंगल अल्फ़ा के ऊपर, उसकी वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, ये उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया, ठीक है जी। जिस तरह आर होता है आप करते हो ना एक्स आई वाई जे, तो उसी तरह ये वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। अब ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम आर की बात करते हैं तो आर का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है। चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जब मूव कर रही होती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको एक ही फोर्स लग रही होती है जो उसका वेट होता है, तो वेट इक्वल टू माइनस एम जी जे। क्यों? ये डाउनवर्ड होता है, प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जा रहा है, इसमें माइनस साइन होगा, जे वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है जी। ये वेट हो गया, लेकिन आपको पता है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है वो एम ए के बराबर होती है। अब आपने क्या किया, एम ए को जे के बराबर करके यहाँ से एम को आप एम से कैंसिल कर देंगे। जहाँ तक एक्सेलरेशन का ताल्लुक है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हियर ऑन राइट हैंड साइड आप ये बात देख सकते हैं कि वेलोसिटी होता है डी आर ओवर डी टी और एक्सेलरेशन होता है डी वी ओवर डी टी। अगर आप डी वी की साथ वी की वैल्यू पुटअप करें जो डी आर ओवर डी टी होता है, तो ये बनेगा डी आर स्क्वायर ओवर डी टी। इसके कैलकुलस बेस कैलकुलेशन करें तो एक्सेलरेशन को हम डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का कहते हैं, उसको यहाँ पुटअप करेंगे। इसमें डी आर ओवर डी टी को जब हम सेपरेट करके आपको जब नज़र आ रहा है ये डी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे इधर और इस साइड पर, ठीक है जी, तो इधर तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कैंसिल होंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई अभाम नहीं होना चाहिए। इधर आपको पता है वन का जो डेरिवेटिव होता है वो टी होता है, ये टी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इनिशियल वैल्यू जिसे बाउंड्री कंडीशन हम कहते हैं अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सी मालूम करने के लिए। जब टाइम 0 होगा उस टाइम जो वेलोसिटी है वो इनिशियल होती है वी नॉट, तो यहाँ पर आप वी नॉट पुटअप करेंगे इस जगह पर, इसको आप 0 करेंगे, सी इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। इससे आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अभी इसको आपने डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप डी आर ओवर डी टी या तो डी टी को अगेन जाके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे दोनों के साथ, और इसको अगेन क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे।
जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, इधर और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपके पास आर आ जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल होंगे। इधर टी आ रहा है ना, जैसा खाली एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2, इधर टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो ये देख लें टी स्क्वायर बाय 2 आ गया आपके पास, और इधर टी का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव टी आ जाएगा इधर। अब आपके पास वी नॉट का ऊपर आपने फॉर्मूला निकाला हुआ है जो कि एक्स आई वाई जे वी एक्स आई वी वाई जे था, उसके अंदर वैल्यू पुट अप करके मैं दिखा दूँ एक दफ़ा आपको। ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। इन दोनों की वैल्यूज़ को आप उठा के यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप ये पुटअप करते हैं तो आपके पास जो नेट इक्वेशन इसके अंदर बनेगी ना आपके पास, ये आ गई आई जे के फॉर्म में, और जब इधर ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं आप तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आई कोफिशिएंट आई के साथ जे कोफिशिएंट जे के साथ कंपेयर करने हैं, तो ये इक्वेशन 5 और 6 डेवलप हो गई। इसमें से टी को साइलेंट करना है, मतलब आप 4 से टी की वैल्यू निकालें और 5 में पुटअप कर दें, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री आ गई आपके पास। देख सकते हैं एक्स का यहाँ स्केयर आ रहा है, ठीक है, और वाई पावर 1 के साथ है, ये पैराबोलिक इक्वेशन को शो करता है। अब इसके बाद जो हमने प्रूफ करना है ना इसके अंदर, वो है हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है बाय प्रोजेक्टाइल उसको कहते हैं। उसके लिए हम ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जब बॉडी अपने लॉन्चिंग पैड से हिटिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो उसका जो y डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। y को 0 करके जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, अब हमने ज़ाहिर बात है हॉरिजॉन्टल हमने निकालना है, इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका x 0 है, तो x की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही ना, एक x 0 ये पॉइंट स्टार्टिंग या प्रोजेक्शन पॉइंट कहलाएगा। जो दूसरा एक्स है जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक एक्स नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे गौर करेंगे, ये नज़र आ रहा है जी के साथ। इसकी जो वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी ना, ये फिर एंडिंग पॉइंट का एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको आपने इक्वल टू 0 पुट अप करके थोड़ा सा रीअरेंज करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आएगा दिस वन। सॉल्व करने से पहले देख लें ये टेंजेंट अल्फा है आपके पास, इसको आपने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दिया इस जगह पर। ये नीचे वाला जो कॉस अल्फा है ये ऊपर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा सिर्फ, और ऊपर 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूले में डेवलप हो जाएगा। तो ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, इसको आपने आर से रिप्रेजेंट कर देना है। अब आपने निकालना है मैक्सिमम रेंज। बात यह है कि मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब आपके पास ये फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फैक्टर के 1 होने का मतलब ये वेरिएबल फैक्टर है आपके पास साइन 2 अल्फ़ा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ से ख़त्म होता है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 0। तो अब आपने इस तरह करना है, फर्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट साइन 2 अल्फ़ा को 1 पुटअप किया करते थे, अब डायरेक्ट काम नहीं करना, अब आपने कैलकुलस बेस कैलकुलेशन करनी है। तो उसमें आपको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 0 लेना है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो अल्फ़ा के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो अल्फ़ा के लिहाज से जो डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस 2 अल्फ़ा इंटू 2। तो ये देखें कॉस 2 अल्फ़ा आ गया, और इंटू 2 का 2 आपको ये कोने पे आपको नज़र आ रहा है साइड पर, ठीक। अब आपने सिर्फ एंगल मालूम करना है, तो कॉस 2 अल्फ़ा को 0 कर देंगे, यहाँ से कॉस इन्वर्स लेंगे, कॉस इन्वर्स 90 डिग्री होता है, 2 अल्फ़ा का आंसर और 45 आएगा अल्फ़ा का। इसका मतलब 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जब तक कि आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक का जो टाइम होता है, ये मालूम करने के लिए अगेन अब आपने इक्वेशन लेनी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका ले लेना वाई कंपोनेंट, क्योंकि हवा के टाइम की बात हो रही है। जब आप लॉन्च करके वापस ग्राउंड पे वापस आएंगे, जब आप वापस आएंगे उस टाइम आपका वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस 0 हो चुका होगा, इसलिए वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस 0 पुटअप कर देना है, और स्मॉल डी को कैपिटल टी पुटअप कर देना है। इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो टोटल टाइम को शो करेगा, और इसका अगर हाफ करेंगे तो वो हाफ टाइम होगा, मैक्सिमम हाइट का टाइम होगा। अगली कैलकुलेशन मैक्सिमम हाइट की है। मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को लेना है, ये जो सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ नज़र आ रही है टॉप के ऊपर, इस सेकंड इक्वेशन का वाई कंपोनेंट पुटअप कर लेना है, और यहाँ वाई कंपोनेंट में नोट कर लें, ये वी नॉट वाई, वी नॉट साइन अल्फ़ा है वाई, और ए वाई ऊपर जाते हुए माइनस जी है, ये ऊपर जा रहे हैं आप बिट समझेंगे अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल, तो ये नेगेटिव लेना है, ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो उसको पॉजिटिव लेना है। अब ये नहीं करना कि हम पहले हाफ के लिए इसको नेगेटिव ले लेंगे, अगले हाफ के लिए पॉजिटिव ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपकी इनिशियल मोशन डाउन से स्टार्ट हुई है, मेकिंग सम एंगल अल्फा और थीटा विद हॉरिजॉन्टल लेस देन 90 डिग्री, तो जी नेगेटिव ही लेना है। हाँ, जैसा बम ड्रॉप किया जाए या ऊपर से कोई बिल्डिंग से कोई चीज़ फेंकी जाए, उसके लिए जी पॉजिटिव होगा, न्यूमेरिकल के हवाले से कह रहा हूँ, याद रखिएगा।
अब ये आपके पास टोटल टाइम है, आपको जाना है सिर्फ हाइट मालूम करनी है, यानी आधा टाइम चाहिए, हाफ टाइम फ्लाइट चाहिए, जिसके ज़रिए आप इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएं। तो सेकंड इक्वेशन में जो टाइम लगेगा ना वो हाफ टाइम होगा, तो आप टोटल टाइम का हाफ कर देंगे, ये टी आ गया आपके पास, दिस इज़। इसको उठाएंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का आंसर आ जाएगा। आसान स्टेप्स हैं, करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।